तो आज गाइस हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली होता क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट करें ताकि कोई दूसरा बंदा ना पढ़ पाए। कि जैसे अब जैसे भी ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गए, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है, उन्हें एन्क्रिप्शन की जरूरत है, तो उसके लिए काफी सारे एन्क्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं ताकि वो अपना डाटा सिक्योर कर सकें। ऐसे ही व्हाट्सएप में जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है ताकि जो ऐप बनाने वाले लोग हैं वो भी ना पढ़ पाए। एक सेकेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ASCII एनकोडिंग क्या होती है। अब क्या होता है कि कंप्यूटर से जीरो वन समझ पाता है, यानी बाइनरी। तो उसे कैसे समझ में आएगा कि हमने ए प्रेस करा है तो उसे क्या होता है। तो हर एक कैरेक्टर जो होता है वो एक ASCII सॉरी एक नंबर से एसोसिएटेड होता है। सो उस नंबर की वैल्यू जैसे कैपिटल ए होता है हमारा 65। ये 67 हो गया हमारा कैपिटल सी। 97 होता है हमारा लोअर केस ए। तो अगर हम ये काम अब ये हमारा एक टेक्स्ट है। अब इसे हमें प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसे पाइथन में एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को इटरेट करवा देंगे। तो जो CHR वाला फंक्शन है हमारा, वो हमें उस आज की वैल्यू का कैरेक्टर दे देता है। तो जब इसका बस डेमो करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। इफ फटाफट इसे कॉपी करा। जब भी कोई ऐसा चैलेंज मिले, इसकी जल्दी से लिस्ट बनाओ। और बस अपन को कुछ नहीं करना। यहाँ पर फॉर आई इन एल प्रिंट केयर ऑफ आई, और ये हो गया हमारा। तो देख रहे हो इसमें हर एक कैरेक्टर से 99 क्या हो गया सी, 114 आर। तो ये हमारा आस्की वैल्यूज होती हैं हर एक कैरेक्टर से एसोसिएटेड। तो ये हो गया हमारा ये बात। अब आते हैं हम आस्की टेबल। आस्की टेबल भी वही चीज है, इसमें हर एक कैरेक्टर की वैल्यू दे रखी है, देखो मेरा से present कर। तो इसमें देखोगे जैसे कैपिटल ए हमारा 65 हो गया, कैपिटल बी 66, और बाकी सब हर एक कैरेक्टर की वैल्यू एसोसिएटेड है। आज के कैरेक्टर हमारे टोटल 256 होते हैं, जिसमें से जीरो का, अब देखो यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है। ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। अगर इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जीरो को, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश एक्स डबल जीरो। मतलब ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है। स्लैश एक्स जीरो जीरो। ये हमारा वैसे ऐसे करके दिखोगे केयर ऑफ जीरो तो वो यही दिखाएगा। और केयर ऑफ 10 करके देखना है तो स्लैश एन होता है केयर ऑफ 10 पे। केयर ऑफ 12 पे स्लैश एक्स जीरो सी। उसके बाद आते हैं हम बेसिक एन्क्रिप्शन टेक्निक्स पे। अब जैसे हमारा बाइनरी हो गया, ये हैक्स हो गए, बेस 64 हो गया, हमारे बेसिक एन्क्रिप्शन टेक्निक होती हैं। अब आस्की में हाई देखोगे तो आस्की में तो हाई हो गया, ये प्लेन टेक्स्ट हमारा। अब बाइनरी में एच को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एच का कोड क्या है। हमने देखा कि कैपिटल एच का 72, सॉरी स्मॉल एच का हो गया हमारा 104 डेसिमल। अब 104 को बाइनरी में कन्वर्ट करना तुम्हें उसमें फी में सिखा देंगे ये सब कि ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बाकी जब हमें चैलेंज मिलता है तो हम डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं करते। हम बस ऑनलाइन टूल को देखते हैं, किसी भी ऑनलाइन टूल को, और फिर अपन ये यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। और सब कुछ अपन को, सारा काम ऐसे ही करना है। अपन को कुछ हाथ से नहीं सॉल्व नहीं करना। सब काम बस यहाँ पर करा। अब अपन को मालूम है कि बाइनरी जैसा दिख रहा है कुछ, तो अपन ने बस फ्रॉम बाइनरी करा और ये हमारा मिल गया प्लेन टेक्स्ट। ऐसे ही हैक्स में, अब इस स्लाइड में देखो कि एच का हैक्स क्या था 68, आई का क्या था 69। तो हमारा हैक्स इंक्रिप्शन में क्या बन गया 68 और 69। बेस 64 में भी इससे ऐसे ही होता है। बेस 64 होता है, सॉरी हैक्स होता है बेस 16, बाइनरी होता है बेस 2। ऐसे ही काफी सारे बेसेस होते हैं, बेस 3, बेस 62, बेस 60। और फिर ये इन सब का कन्वर्जन करते करते सीख जाओगे। अगर मान लो तुम्हें कुछ ऐसा ही कुछ एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मिला है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये है क्या ये,
तो तुमने डायरेक्ट कॉपी करा, इस साइबर शेफ पे गए और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर ये मैजिक नाम का ऑप्शन होगा यहाँ पर। अपन को बस मैजिक लगा देना है। अब देखो यहाँ पे दिखा देगा फ्रॉम हैक्स। और अगर तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब अगर इसमें कुछ नहीं दिखाता, तो यहाँ पर तुम इंटेंसिव मोड और एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट भी ऐड कर सकते हो। तो यह हो गई हमारी उसकी बात। अब आते हैं हम कि बेसिक साइफर्स क्या होते हैं। अब तुमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें काफ़ी सारे एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक साइफर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉट रॉट 13 की, कि रॉट 13 में होता क्या है। अब इसमें हर एक कैरेक्टर को +13, यानी हर एक कैरेक्टर की जो वैल्यू है, ASCII वैल्यू, उसमें 13 को ऐड कर देते हैं। तो ये ए की वैल्यू होती है 65, एन की वैल्यू होती है 78। तो हमने 65 में 13 ऐड करा, 66 में 13 ऐड करके ओ बन गया। तो इसमें हर एक कैरेक्टर को 13 से शिफ्ट कर देते हैं। अब ऐसे ही होता है हमारा एक सीजर साइफर। सीजर साइफर में कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे रॉक 30 में 13 फिक्स्ड है, सीजर साइफर में 13 फिक्स्ड नहीं। तो इसमें बस किसी भी रैंडम वैल्यू से, जैसे अगर 1 से शिफ्ट करना है तो ए का बी हो जाएगा, 2 से शिफ्ट करना है ए का सी हो जाएगा, 3 से शिफ्ट करना है ए का डी हो जाएगा। अगर इसका हम फटाफट से कोड भी लिखना चाहें, अब देखो ये सब काम मैं उसमें भी कर सकता हूँ, कि अपन ने बस देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ दिख रहा है कि रॉट 13 जैसा है, तो अपन बस यहाँ पर करेंगे रॉट 13। और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है, ए बी सी डी, तो उसका एन ओ पी क्यू आर जैसा हो जाएगा। यहाँ पर सारे रॉट हैं, तो बी सी डी एफ ई। अब यही काम अगर मान लो कभी दिक्कत आ गई, नेटवर्क नहीं चल रहा, क्या करें, तो अपन इसका इंतजार नहीं करेंगे, अपन तेजी से जाएंगे और पाइथन का एक कोड टाइप कर देंगे फटाफट से। कुछ नहीं है कोड टाइप करने में, बस अपन ने करा कि सिस्टम लैग कर रहे हैं। चलो इसको मैं तुम्हें इसका, तो इसका कोड मैं तुम्हें लिख के भेज दूंगा, मतलब एग्जैक्ट। अभी तो फिर मैं सिस्टम लैग कर रहा थोड़ा सा। अच्छा, डाउट्स। तो हाउ टू रन साइबर शेफ। तो साइबर शेफ का कुछ नहीं है, आपको गूगल कर लेना साइबर शेफ क्या है। सबसे पहली लिंक जो है उसे खोल लेना। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरी सी प्लस आती है उसको यूज कीजिए। अच्छा भाई, सी प्लस प्लस का यहाँ पर यूज नहीं करते एक्चुअली। जो भी अब देखो सी प्लस प्लस में तुम्हें फालतू की चीजें काफी सारी लिखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे तुम्हें अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग का तुम्हें रिवर्स करना है, तो उसमें लिखते रहो कि फॉर इंट आई इजिकल टू जीरो, फिर एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, उसमें दोबारा करके ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें कितनी मजेदार तरीके से काम होता है। ये हो गई मैं स्ट्रिंग रिवर्स, है ना। अब इसमें फंक्शन में तुम्हें कोई अ, अरे भाई फंक्शन का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुझे ये मेरे को मालूम है ये सब होते हैं फंक्शन। मैं बता रहा हूँ कि पाइथन से नहीं, तुम एक तो ऑटोमेट कर सकते हो काफी चीजों को, है ना। और प्लस इसमें जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, प्लस लाइब्रेरीज होती हैं।
एक सेकंड, कर रहा हूँ भाई। दिख गए? तो हाँ, ये सही कह रहे हैं मितुल, कि एस टी आर माइनस माइनस वो कर सकते हैं अपन। तो एक्चुअली पाइथन में नहीं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। अब जैसे तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है ना, तो उसके लिए बस इटर टूल्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है, कि जिससे तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो, मतलब एक दो लाइन के फंक्शन होते हैं। अब देखो, तुम्हें और भी दिखाऊं कि नमपाई नाम की एक चीज़ होती है, तुम उसमें पढ़ोगे, क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग में। सॉरी, इटर टूल्स होता है मितुल। तो अब क्या करना है तुम्हें, जैसे कोई एरे करनी है, तो अब देखना इसमें कितनी आसानी से काम होता है। ये अपन ने एक एरे बना ली। अब ए को अपन को जोर करना है 5 से। तो एक ही लाइन में सारा काम हो जाता है। तो अब जैसे तुमने देखा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी कोड लिखोगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा उसे लिखने में। और यही काम तुम इस नंपाई वाले उससे एक लाइन के अंदर कर सकते हो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह जो भी होता है। तो पाइथन ही बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। और फिर आते हैं हम कि सम अदर साइफर्स में। तो इसमें भी बिजनेस साइफर नाम की, सब्स्टिट्यूशन साइफर, पिचपेन साइफर, तो ऐसे बहुत सारे साइफर्स हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और अब देखो, जैसे पिचपेन साइफर क्या होता है, इसमें हर एक कैरेक्टर को एक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन साइफर में हर एक कैरेक्टर को किसी एक रैंडम कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है कि अपन ने देखा कि काफी सारे वर्ड्स हैं। अपन ने देखा कि कौन सा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है और सबसे पहले कहाँ आता है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है। अब क्या ये हाथ से करना है क्या अपन को फ्रीक्वेंसी एनालिसिस? नहीं, अपन के पास टूल्स है यही सब, कि ये साइबर शेफ हो गया, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन को साइफर आइडेंटिफायर नाम का एक वो हो जाएगा। तो एक बॉक्सेंट्रिक नाम की एक साइट है, जिसपे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर साइफर को डाल दो अपने को। तो वो बता देगा। पर ये थोड़ा मांगता है कि साइफर की लेंथ जो होनी चाहिए वो 25 के आसपास होनी चाहिए कुछ। तो ये भी काफ़ी अच्छी साइट है, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा तुम्हें। अब ऐसे तो मैं काफ़ी सारे साइफर्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बस इन दो साइट को यूज़ करना, साइबर सेफ और बॉक्स एंड ट्रिक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो इसमें क्रिप्टोग्राफी में मोस्टली यूज होता है, हर जगह यूज मतलब मिल जाएगा तुम्हें। तो उसका नाम है जॉर। अब तुम्हें जॉर तो मालूम है कि बाइनरी में कि जीरो जीरो का क्या होता है, जीरो जीरो का जीरो हो जाता है, वन वन का जीरो। ये कहीं ना कहीं पढ़ के आए होगे तुम फिजिक्स में, जेई की तैयारी के लिए। अब दो स्ट्रिंग को कैसे जॉर करें? अ, तो दो स्ट्रिंग को जॉर करने के लिए अपन को ये मैंने पाइथन का फंक्शन लिख रखा है। तो अब इसे कॉपी करो जल्दी से, इसका डेमो भी दिखा दे। तो जॉर तो तुम्हें हर एक ओ, चलो इसे छोड़ो, ये फंक्शन तुम यहाँ से कॉपी देख के लिख लेना दोबारा। अब इस फंक्शन को मैं हर बार नहीं लिखूंगा, मुझे जब भी जरूरत होगी तो ये पॉन्टूल्स नाम की एक लाइब्रेरी है, तो इसे बस इंपोर्ट करवाओ। और इसमें जितनी स्ट्रिंग करनी है तुम्हें उतनी स्ट्रिंग को जोर कर सकते हो। अब स्ट्रिंग कैसे जोर होती है मैं बता दे रहा हूँ, कि जैसे अभी तो मैं आस्की वैल्यू के बारे में बताया था, कि के की आस्की वैल्यू कुछ होती है, कुछ 71 72 के आसपास जो भी होती हो। अब आर की आस्की वैल्यू हो गई कुछ। इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करा, दोनों आस्की वैल्यू को, उसके बाद जोर करके जो रिजल्टेंट आंसर बना उसका कैर ले लिया। तो यहाँ पर भी वही करा है, कि अपन ऑर्डर से, ये ओ आर डी नाम का जो फंक्शन है उससे उसको आस्की वैल्यू मिल जाती है अपन को किसी भी कैरेक्टर की। और उसको अपन ने उस वैल्यू से जोर करा, और उसका कैरेक्टर ले लिया, उसे एक स्ट्रिंग में ऐड करके रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा फंक्शन है। और बाकी तुम्हें ये पॉन नाम की लाइब्रेरी है, उसे यूज करना है। तो बस यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग रखो, कुछ भी जोर करो,
और यहाँ पे तुम्हें रिजल्टेंट और मिल जाएगा। अब देखो इसमें कैरेक्टर मिले अपन को हेक्साडेसिमल वाले, ये /x05/x00। अब जो नॉर्मली तुम्हें ऐसे कैरेक्टर देगा नहीं, वो इसे क्या करेगा, इसे हेक्स में इनकोड करके दे देगा, है ना। अब तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा सा दिखेगा, अच्छी सी फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें कभी भी ऐसी स्ट्रिंग मिले तो तुम्हें सबसे पहले इसे डिकोड करना है हेक्स से। अब ये डिकोड वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ पाइथन 2 में चलता है। तो ध्यान रखना, अगर पाइथन 3 में चलाओगे तो एरर देगा वो। पाइथन 3 में करने के थोड़े अलग तरीके होते हैं, वो तुम गूगल करके देख सकते हो तुम लोग। वैसे मैं तो यही यूज करता हूँ। देखो पाइथन 2 में अपन ने ये डिकोड करा और सेम टू सेम यही चीज मिल गई। और ऐसे ही यहाँ पर base 64 भी होता है। तो ऑफ कोर्स ये हेक्स की वैल्यू तो कुछ उल्टा सीधे ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ base 64 होगा, नाम मतलब कुछ होगा। base 64 की पहचानने की होती है कि उसके आखिरी में इज इक्वल टू होगा कहीं ना कहीं। जैसे इसमें है तो base 64 में इज इक्वल टू दिख रहा है, या डबल इज इक्वल टू होंगे। तो base 64 की पहचानने की वही होती है। तो, अच्छे से पता चल जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जोर की। अब जोर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जोर एक रिवर्सिबल है। कि अपन ने ए को जोर करा है बी से, और अपन को सी मिला, तो सी को हम इधर भी ला के जोर कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे ही मतलब ये वही प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाली। तो ए जोर सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बी जोर सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट्स है किसी को? जोर लेने का, अच्छा। अच्छा, जोल लेने का फायदा ये है कि वही एनक्रिप्ट करने के लिए, कि तुम्हें एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि लोगों को समझ में ना आए। अब जैसे व्हाट्सएप की अपनी वो करना है, उसे डाटा हाइड करना है किसी तरीके से, तो वो एक जोर कर देगा अपने प्लेन टेक्स्ट को किसी की से। अब की क्या होती है, मतलब समझ रहे हो ना, की मेरे पास मतलब जिससे मैं अनलॉक कर सकता हूँ उसे, अपने डेटा को रिट्रीव कर सकूँ। तो वो उससे जोर कर देता है। मतलब ऐसी एनक्रिप्टेड फॉर्म मिल जाती है अपन को प्लेन टेक्स्ट की। अच्छा, लिंक मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा सारी, मतलब उस पे डिस्कॉर्ड पे। तो ये प्रॉपर्टीज नहीं बहुत काम आएंगी, इसमें ही घुमा देता है बिल्कुल। और ये बाकी एन्क्रिप्शन टेक्निक में भी यूज होती है। इसका एग्जांपल है कि ये अपन के पास साइफर टेक्स्ट है। इससे इसने बेसिक उसमें हेक्स में इनकोड करके दिया है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं। तो अपन जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पर अपन मैं करके दिखा देता हूँ, 1B071002। ऐसे सबसे पहला काम है कि हेक्स से डिकोड करो, और इसके कुछ स्ट्रिंग में डाल दो, और जोर B, K*9। तो देख रहे हो इसमें, अच्छा मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया होगा। तो ये इसका प्लेन टेक्स्ट बन गया। सबसे पहले अपन ने इसे हेक्स में डिकोड करा, उसके बाद के से उसे जोर कर दिया। तो जिसको जिसने भी पूछा था, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म हो गई हमारी। इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिख रहा था, है ना। तो अब बात करते हैं कि ब्रूट फोर्सिंग की। ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है? ब्रूट फोर्सिंग होता है एक हिट एंड ट्रायल करके आंसर निकालना। तो मैंने कहा कि मेरा पासवर्ड है फोन का कुछ 56789110, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे एक लूप चला दिया। और जैसे मान लो मुझे मालूम ही नहीं कि पासवर्ड है क्या, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। अपन ने सारे करके डिलीट करने की कोशिश कर ली, कि अगर कोई पासवर्ड मैच करता है, मतलब किसी पासवर्ड से अनलॉक होता है फ़ोन, तो उसका आंसर बता दो। अब ब्रूट फोर्सिंग के लिए अपन को एक देखो rockut.txt नाम की एक फाइल होती है, जिसमें बहुत सारे पासवर्ड जो हैं लोकल, जो यूज़ करते हैं इजी पासवर्ड्स, वो हैं। मैं तुम्हें दिखा देना एक सेकेंड। ब्रूट फोर्सिंग हम काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, जब छोटी मोटी वैल्यूज़ को अपन को ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से पाना हो। तो देखो तुम, लाइनक्स यूज़ करने के अलग ही फ़ायदे हैं, कि ये थोड़ा उससे फास्ट है विंडोज से।
और इसमें काफ़ी सारी जो टर्मिनल है ना, उसमें जो कमांड्स होती हैं वो काफ़ी मतलब एफिशिएंट वगैरह हैं। तो देख रहे हो, ये हमारी एक पासवर्ड की एक लिस्ट है जिसमें करीब 3 लाख पासवर्ड हैं। अब 3 लाख पासवर्ड में से कोई सिंपल पासवर्ड कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इसमें जैसा तुम देख सकते हो कि इसमें एक पासवर्ड नाम का पासवर्ड है, निकोल डेनियल और सॉकर, और इसमें कुछ काफ़ी फनी फनी भी हैं, तुम देखना नीचे, है ना, पोकेमॉन, बेसबॉल, ग्रीन डे। तो कभी भी हमें ब्रूट फोर्स करना ऐसे इसलिए मना करते हैं कि तुम्हें इजी पासवर्ड नहीं रखने चाहिए, ताकि क्योंकि वो ब्रूट फोर्स हो जाती हैं इजीली, है ना। हाँ, विंडोज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो लाइनक्स, मतलब वीएम में, वर्चुअल मशीन में। आवाज़ सही आ रही है ना? रॉकी डॉट टी एक्स टी मतलब रॉकी डॉट टी एक्स टी सही है, मतलब पर थोड़ी डिप्रिशिएटेड है ऑफ कोर्स। उससे भी काफ़ी सारी बेटर वर्ड लिस्ट हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा है कि 300, 400, 500, 600 MB का ऐसा कुछ होता है। मिट्टू सीनियर है हाँ, ये रॉकी डॉट टी एक्स टी में गूगल करने पे हर जगह मिल जाएगी, तो तुम गूगल कर सकते हो ऐसे कहीं पे भी। और काली यूज़ करना है उबंटू। देखो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि उबंटू, क्योंकि अगर अभी तुम जूनियर्स हो, अभी तुम बस ट्राई कर रहे हो सारी फील्ड्स, तो काली में क्या होता है, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए होती है। उसमें काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, वो इनबिल्ट आते हैं, है ना। अब उबंटू क्या है, उबंटू में तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि मान लो अगर तुम साइबर सिक्योरिटी अभी कर रहे हो, तुम्हारा बाद में थोड़ा मन बदल गया कि अब मुझे ये सब नहीं करना, तो तुम मतलब तुम्हें काली में से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मतलब समझ रहे हो। तो वो सब होता है, इसलिए मैं पर्सनली उबंटू को वो करता हूँ प्रेफर। और कम्स एंड डबल हाँ, उसमें डिफ़ॉल्ट में ही पड़ी होती है शायद। डिफ़ॉल्ट में भी एक वो होती है, हर एक उबंटू में एक उबंटू और काली दोनों में ही आती है डिफ़ॉल्ट में। किसी ड्राइव में पड़ी होती है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किस में पड़ी होती है। स्लो तो नहीं है लाइनक्स में। अरे नहीं भाई, स्लो नहीं होता। एक्चुअली लाइनक्स मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, और प्लस काफ़ी फास्ट भी है। विंडोज़ का तुम अगर तुम काफ़ी 1-2 महीने यूज़ कर लोगे इसे, लाइनक्स को, तो तुम्हें लगेगा काफ़ी अच्छी है उससे, विंडोज़ से। विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस बहुत स्लो है। तो अब ब्रूट फोर्सिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं रियल एन्क्रिप्शन टेक्निक की, कि जो साइफर वाइपर है वो तो भाई किसी को पता लग गया वो तो डिकोड कर लेगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ उनका, है ना। तो वो साइफर नहीं, हम ऐसे छोट मतलब बड़ी सी एन्क्रिप्शन टेक्निक में वो यूज़ करते हैं। अब जैसे एईएस एन्क्रिप्शन टेक्निक हो गई, उसमें क्या करते हैं अपन, प्लेन टेक्स्ट जो है हमारा, उसको 16 कैरेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 16 कैरेक्टर के ग्रुप में, है ना। अब जैसे मेरा कुछ प्लेन टेक्स्ट था कि पी इज इक्वल टू कुछ भी रैंडम प्लेन टेक्स्ट था। अब पी का जो फर्स्ट 16 कैरेक्टर्स होंगे वो हमारा एक ग्रुप बनेगा, और बाकी जो नेक्स्ट 16 कैरेक्टर्स होंगे। अब देखो, पाइथन का एक और फायदा दिख रहा है कि इसमें इंडेक्सिंग कितनी इजी तरीके से हो रही है। मुझे कोई से इंडेक्स मतलब कोई से इंडेक्स तक का स्ट्रिंग चाहिए होती, सब स्ट्रिंग, तो एक लाइन के अंदर निकल के आ गया, है ना। और इसमें ये हो गया कि हर एक थर्ड कैरेक्टर चाहिए तो वो भी, तो ये सब काम बहुत इजीली होता है इसमें। तो अपन ने इस प्लेन टेक्स्ट जो है उसको 16-16 के ग्रुप में बांट लिया, है ना। अब 16 का ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब जो की है हमारी, वो भी 16 कैरेक्टर्स की होगी। वो कुछ भी हो सकती है, मतलब आज के कैरेक्टर्स में कुछ भी, हेक्साडेसिमल भी हो सकती है और नॉर्मल की भी हो सकती है। अब ये होता है हमारा ईसीबी मोड। ईसीबी मोड में क्या होता है, इसमें जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है वो इस चीज़ को फॉलो करता है कि यहाँ पर कुछ देख रहे हो कि ब्लॉक साइफर एन्क्रिप्शन में ये कुछ 10-12 जो है एन्क्रिप्शन छोटे मोटे साइफर्स हैं, उन्हें यूज़ करा गया। क्या इन्हें याद करने की ज़रूरत है? नहीं। अपन को एक में कुछ समझने नहीं क्या हो रहा है, ये सिस्टम के अंदर हो रहा है। बस अपन को अगर की मिल जाती है, और साइफर टेक्स्ट तो हमारे पास होता ही है, तो अगर किसी भी तरीके से की मिल जाती है तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। क्या की को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं? की को ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि की का साइज कितना है, 16। टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 255। तो टोटल तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने पड़ेगी, लगभग 255 स्टार स्टार 16।
या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, है ना। अब 10⁸ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और फिर देख रहे हो ना कितना टाइम लग जाएगा, जिंदगी लग जाएगी, लेकिन पासवर्ड कभी निकल के नहीं आएगा। तो कोई बंदा ब्रूट फोर्स कर ही नहीं सकता, इसलिए काफी सिक्योर है और काफी जगह यूज भी होती है ना। अब बात करते हैं, तो इसमें बस तुम्हें इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं होती। अ, बस इसमें एक छोटे मोटे अटैक्स होते हैं, पैडिंग ओरेकल नाम का होता है। उस वो काफी बड़ा है, वो अभी नहीं समझाऊंगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, और उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा वो इजीली। इसकी वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, पैडिंग ओरेकल। अब इसमें नहीं, लोगों को लगा कि अ, कि ये थोड़ा वीक एल्गोरिदम है। लोगों को लगा कि ये थोड़ा वीक एल्गोरिदम है, इसलिए लोगों ने इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करी। लोगों ने क्या करा, एक आईवी दी, वेक्टर लिया और उसे प्लेन टेक्स्ट से जोर कर दिया, ताकि अगर कोई बंदा ऐसे डिक्रिप्ट भी कर ले तो अभी उसे थोड़ी थोड़ी अनयूजुअल सी फॉर्म मिले, ताकि उसको पढ़ ना पाए वो। तो प्लेन टेक्स्ट को अपन ने आईवी से जोर करा। अब किसी भी क्वेश्चन में अपन को आईवी दे रखी होगी, साइफर टेक्स्ट दे रखा होगा, की नहीं दे रखी होगी, है ना। तो उससे अपन को प्लेन टेक्स्ट को निकालना है। अब इसमें देखोगे कि ये जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मिला है यहाँ पर, वो अगली बार की आईवी की तरह एक्ट कर रहा है। वो अगली बार प्लेन टेक्स्ट से जोर होगा, उससे एक फिर से ईसीबी मोड है। ये छोटा सा ये ब्लॉक है ना, वो ईसीबी मोड है। अब ईसीबी मोड से फिर से बाहर आएगा, यहाँ से एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मिला, और वो अगले उसके लिए, अगले 16 वाले ग्रुप के लिए, 16 कैरेक्टर्स वाले ग्रुप के लिए एक आईवी की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारा हो जाता है सीबीसी मोड, है ना। इसमें भी 16 कैरेक्टर्स होते हैं, 16 कैरेक्टर्स की आईवी होती है, 16 कैरेक्टर्स हाइपर टेक्स्ट होता है। लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसलिए अपन इसको हैक्स में एनकोड करके देते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा तुम्हारा इसे हैक्स में डिकोड करना। ओके। वीएम स्लो होता है क्या? वीएम का आइडिया नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। वीएम ही यूज नहीं करता। मीन्स यूजिंग विंडोज, ये सही है। आईवी होता है इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इनिशियलाइजेशन वेक्टर का मतलब एक रैंडम स्ट्रिंग है, ताकि एंक्रिप्शन। अब देखो ना, कि अगर तुम एक को हाइड कर दो, मान लो इस वाले ब्लॉक को हाइड कर दो, तो तुम इस वाले ब्लॉक को कभी रिट्रीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसकी आईवी है ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसकी जब तक आईवी नहीं मिलेगी तब तक तुम 16 कैरेक्टर्स को ब्रूट फोर्स कर ही नहीं सकते। तो मान लो कोई डेटा करेक्ट भी हो गया ना इसमें से, 16 बिट, तो तुम्हें पूरा डेटा नहीं मिलेगा कोई सा भी, कैसे भी तरीके से कुछ भी कर लो, है ना। अब इसी में देखो, अब कोई बंदा आलसी है भाई, बहुत आलसी है। उसने क्या करा, की को आईवी के साथ लग दी कि हाँ एन्क्रिप्शन टेक्निक है, हर बार रैंडम साइफर टेक्स्ट आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, की को आईवी रख लेता हूँ। अब की को आईवी रखा तो बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई भाई, कि जो ये प्लेन टेक्स्ट है, अच्छा इसका डिकोड वाला डायग्राम नहीं लगाया ना, एक सेकंड को। ये माइक किसका ऑन है भाई? पर्व चौधरी भाई, माइक बंद कर ले। हाँ ये है। अरे सीबीसी, सीबीसी मोड ये रहा। तो अपन ने यही देखा कि प्लेन टेक्स्ट को आईवी से सॉल्व करके encrypt करके जो भी मिल जाता है, साइफर टेक्स्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे जब डिकोड करते हैं, तो अपन ने की इज इक्वल टू आईवी रख लिया, है ना। अब यहाँ पर बस बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि भाई प्लेन टेक्स्ट जो वन है, वो क्या है, डिक्रिप्शन ऑफ साइफर टेक्स्ट वन जोर आईवी। तो देखो, प्लेन टेक्स्ट क्या है, डिक्रिप्शन ऑफ साइफर टेक्स्ट वन जोर आईवी। मतलब डिक्रिप्शन ऑफ साइफर टेक्स्ट वन कभी यहाँ पर आएगा, उसको जोर करा आईवी से, तो अपन को प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। पहली इक्वेशन ये बनी। प्लेन टेक्स्ट टू क्या है, सिमिलरली ऐसे ही साइफर टेक्स्ट टू को डिक्रिप्ट करा, और इसकी आईवी क्या थी, इसकी आईवी थी ये C1। तो ये भी सेकंड इक्वेशन समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम है मेरे पास, जिसमें कुछ भी साइफर टेक्स्ट मैं दे सकता हूँ, और वो उससे रिलेटेड जो भी प्लेन टेक्स्ट सुनेगा वो मेरे को आउटपुट करके दे देता है, ऐसा मान लो, है ना। अब मैंने क्या करा, C1 और C2 में ये हेक्साडेसिमल जीरो वाला पास करा, *16।
है ना। अब जीरो से कुछ भी जोर करते हो, मतलब ये हेक्साडेसिमल वाले जीरो से, तो उसका रिजल्ट वही आता है। इसकी प्रॉपर्टीज में भी लिख रहा था कि कि एज और ए इज इक्वल टू जीरो, तो एज और जीरो इज इक्वल टू ए, यानी जीरो के साथ कुछ भी जोर करते हैं तो वो सेम ही नंबर बन जाता है। तो अपन को बस C1 C2 अपन ने ऐसे ही रखे हैं ताकि मतलब अभी बताऊंगा आगे क्या होगा। तो अब देखो, अब मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को बस जोर कर दिया। तो अपन को क्या मिला, आईवीज और V1, सॉरी, आईवीज और P1 को अपन ने टी माना, और P2 और C1 भी हमारा टी हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अरे, आईवीज और इस वाले टेक्स्ट को अपन ने टी माना, तो टीज और आईवी कितना हो गया, P1। यही साइफर टेक्स्ट दोनों जगह सेम था, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा अपन को, टी। तो टीज और C1 इज इक्वल टू P2, है ना। तो वही लिख रहा है यहाँ पर कि आईवीज और P1 इज इक्वल टू टी, और प्लेन टेक्स्ट टू को अपन C1 के साथ जोड़ करा। तो बस ये क्वेश्चन मिल गई अपन को, यहाँ से टी हटा दो, और हमें इनका आई वी इज इक्वल टू P1 और P2 और C1। तो अपन को आई वी मिल गई, की मिल गई, और आई वी किसके बराबर थी, की के बराबर, दोनों चीज मिल गई। मजा आ गया। उसके बाद अपन सीधे सीधे डिकोड कर लो, प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, है ना। ये हो गई मजेदार चीज। अब एईएस का काम है बहुत सारा। एईएस होता है हर जगह। जो भी एक अच्छी खासी कंपनी होती है ना, जिनको अपना डाटा सिक्योर करना होता है, वो इससे भी अच्छे एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन वो एईएस का यूज करती हैं, है ना। आप देखो, इसकी बात करते हैं आरएसए की। तो आरएसए में क्या होता है, अब तुमने देखा कि, अच्छा, किसी के डाउट्स वगैरह हैं क्या। अच्छा, एज और जीरो जीरो करके बताऊं। देखो भाई, जीरो के साथ कुछ भी नंबर को जोर कर लो, वो सेम टू सेम मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वही बता रहा था ऐसा वो। अच्छा, तुमने गिटअप तो चलाया था ना। हाँ। अच्छा, गिटअप चलाया था तो उसमें कुछ आईडी अंडरस्कोर आरएसए नाम की कोई की जैसी कुछ मिली थी, मतलब उसमें साइन इन करने के लिए कुछ। अरे, क्या मैं दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ, आईडी अंडरस्कोर आरएसए डॉट पफ फाइल, आईडी अंडरस्कोर आरएसए। सही में चलाया था, नहीं चलाया था। अच्छा, उसमें कुछ बता रहा हूँ, साइन इन करने के लिए होता है। अच्छा, कमिट का वो तो देखा था ना, कि कमिट में वो हैश की बन जाती है हर एक कमिट की, है ना। तो अच्छा, तो मैं तुम्हें करके बताया। तो वो क्या होता है ना, क्या, उसे कहते हैं हैशिंग। वो भी एक एन्क्रिप्शन टेक्निक होती है ना। अब उसमें क्या लिख रहा था, SHA-256, यही था ना, SHA-256, मतलब शाह की जो बोलते थे वहाँ के सीनियर्स। तो ये भी होती है हमारी एन्क्रिप्शन टेक्निक। ये क्या करती है, हर एक कमिट को, इन्फॉर्मेशन को एन्क्रिप्ट कर देती है। अब इसकी खासियत क्या है, कि ये अनब्रेकेबल है ना। अब ये नहीं, हर किसी भी रैंडम टेक्स्ट की एक 256 बिट की की बना के देती है अपन को, हेक्साडेसिमल। हाँ भाई, ये सही कह रहा है मितुल। SHA, Bcrypt, WPA, WPA2, है ना। तो ये अपन को एक 256 की बिट की बना के देती है। अब इसे डिकोड कैसे करते हैं लोग, तो ये है सबसे मजेदार चीज। अब डिकोड कैसे करते हैं, वो करते हैं ब्रूट फोर्सिंग। हाँ, बता रहा हूँ भाई, उसी उसी बताऊंगा। इससे इस की को करते हैं ब्रूट फोर्सिंग, कि अपन ने एक rocky.txt नाम की फाइल ली, ये सेम गई, ये फाइल ली, और इस फाइल में हर एक पासवर्ड का एनकोड करके देख लिया। अब जिसकी भी एनकोडिंग उसके बराबर होगी, तो पता चलेगा ये है, वरना ये किसी भी तरीके से, मतलब अनब्रेकेबल है बिल्कुल। कैसा भी पता नहीं लगेगा कि किसकी की है, कैसे आई। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स है, इसमें उन्होंने डिक्शनरी से करके देख रखा है। तो बस ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, CBC फिर से बताने, ECU समझ में आया। हाँ, ये सही कह रहा है भाई मित्तल। अच्छा, ECU समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ सबको। अच्छा, समझ में नहीं आया, और कोई बंदा।
तो देखो, हमें भी टाइम लगा था पढ़ने में। तो एक बार बस शांति से इसे थोड़े ठंडे दिमाग से पढ़ लेना इसे, कि क्या होता है। तो तब भी छोटे मोटे बता दे रहा हूँ कि प्लेन टेक्स्ट जो लिया अपन ने, वो 16 बिट में डिवाइड कर लिया, 16 बिट के ग्रुप में। तो 16 बिट पहले ग्रुप में आ गई, 16 बिट। अब मान लो कि मेरा प्लेन टेक्स्ट तो भाई कि 8 ही उसका था बिट का, कि ये ले लिया कुछ, बार्सिलोना बार्सिलोना ले लिया, कि ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। इसकी लेंथ देखो फटाफट से। इसकी लेंथ है 9, कि भाई हमारा प्लेन टेक्स्ट उतना ही था, बाकी 7 बिट का नहीं। तो इसको हम करते हैं पैडिंग। पैडिंग कैसे डिसाइड होती है? पैडिंग होती है कि इसकी लेंथ ली अपन ने, और बार्सिलोना में क्या कर दिया, अ, समझ में आया? तो अपन ने क्या करा, इसको पैडिंग करते हैं ऐसे, ताकि वो 16 बिट का हो जाए हमारा प्लेन टेक्स्ट। तो 16 - 9। अब मान लो हमारा कुछ यहाँ पर एक ए और था, तो यहाँ पर 16 - 10 करेंगे, और ये हो गई हमारी पैडिंग, /x06 की इन सब की पैडिंग हो जाती है। उसके बाद ये जो छोटा सा ब्लॉक है, वो एक एनक्रिप्शन वो है, डायग्राम बस, और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये 10 12 साइफर हैं, उनका एनक्रिप्ट कर दे, मतलब वो उनको इस पे लगा देता है ना। जैसे सब बाइट्स नाम का है, मिक्स कॉलम्स नाम का है। अब वो देखो, ये प्लेन टेक्स्ट 16 का है, तो ऐसे 4 बाई 4 की मैट्रिक्स में बना लेता है। 4 बाई 4 की मैट्रिक्स में करके उसके कॉलम्स को ऊपर नीचे कर दिया, या उसकी रोज को ऊपर नीचे कर दिया, उसके कॉलम्स को फिर से मिक्स कर दिया। उसके बाद उसकी वही है कि रोज को आगे पीछे कर दिया, उसके एलिमेंट्स को कुछ चेंज कर दिया। तो उसके बाद उसको किसी उससे राउंड की से जोर कर दिया, है ना। तो इसके अंदर ये सब कुछ होता है, उससे फाइनल जो आपको मिलता है वो साइफर टेक्स्ट मिलता है ना। अब लोगों ने ऐसे कुछ काफी सारे वो बना रखे हैं कि तुम्हारे पास हाइपर टेक्स्ट तो की है, तो तुम्हें डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं कि अपने पास सिंगल सिंगल स्टेप को बार बार रिपीट करना, वो नहीं करना किसी को। आप समझ में आया? ओके, इस क्लास की भी है क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा, ईसीबी मोड को भी बस थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं करा, इस स्टेप पे एक आईवी से जोर करवा दिया प्लेन टेक्स्ट को। और ये आईवी क्या कहते हैं, इसका होती है इनिशियलाइजेशन वेक्टर। और हर एक उस पे पॉइंट पे जो प्रीवियस हाइपर टेक्स्ट मिला, उसको हम आईवी की तरह यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में तो मैं आईवी गिवन होगा, हाइपर टेक्स्ट गिवन होगा, और कोई उसमें दिक्कत होगी, वल्नरेबिलिटी, जैसे की इज इक्वल टू आईवी वाली हो गई। अब जब की इज इक्वल टू आईवी वाली वल्नरेबिलिटी होगी, तो उसमें तुम्हें आईवी नहीं देगा, उसमें तुम्हें बस एक प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ पर तुम किसी भी टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर सकते हो। जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो उसका समझ में आ जाएगा। इसमें मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ नहीं, तुम एक बार वैसे तो ध्यान देना, और इसका डिकोडिंग वाला डायग्राम में ऐड कर दूंगा, तो उस पर ध्यान देना। बस बस बिल्कुल क्लियर सा लिख रहा है यहाँ पर, ये सारे स्टेप्स क्लियरली। ओके, अब पैडिंग ओरेकल जो अटैक है ना, वो थोड़ा इंट्यूटिव है। उसको तुम थोड़ा, ये 20 मिनट की वीडियो है, हाइपर लिंक है ना। तुम थोड़ा देखोगे ना, तुम जब थोड़ा इसका थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वो सब। हम बात करते हैं आरएसए नाम की चीज की। आरएसए हमारी एक एन्क्रिप्शन टेक्निक है जो काफ़ी जगह यूज होती है। और अ, इसका बस 3 पार्ट होते हैं, कि की जनरेशन में अपन को 2 प्राइम नंबर लेने हैं, पी और क्यू। अब जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तो प्राइम नंबर मिले, किसी में प्राइम नंबर नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसमें मतलब डिकोड आसानी से हो जाएगा। तो बस हम प्रेफरेबली अगर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन सिस्टम बनाना है, तो पी और क्यू को प्राइम लेते हैं। फिर अपन को एन कैलकुलेट करना है, एन इज इक्वल टू पी स्टार क्यू। और फिर एक टोशन नाम का फंक्शन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। टोशन तो तुम्हें काफी जगह काम आ सकता है। तो टोशन क्या होता है? ये होता है, अच्छा सीसी में पढ़ा दिया होगा शायद टोशन नाम का कोई फंक्शन। तो टोशन इज इक्वल टू P - 1, जो उसके फैक्टर्स होते हैं ना, उससे ही कर लो। जैसे ये इसका असली वाला फॉर्मूला है, उसको सॉल्व करके ये बनता है। तो टोशन होता है एन स्टार, जो टोटल नंबर है उसे 1 - 1/P*1 - 1/Q। और एन के मतलब ये सारे उसके फैक्टर्स, अगर 3 फैक्टर होंगे तो 1 - 1/R, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये P - 1 इधर हो गया, Q - 1 इधर हो गया, पी क्यू और एन से एन गया। तो ये हो जाता है हमारा टोशन नाम का फंक्शन। काम क्या होता है इसका अभी, इसमें तो वो सब बता दूंगा अभी। अब एक इंटीजर चुननी है, ताकि टोशन ऑफ एन और ई का जो जीसीडी हो,
वो 1 हो, तो इसकी नेसेसिटी कंडीशन होती है, अगर ये वॉयलेट हो रही है तो उसका सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है, वो तुम करते करते सीख जाओगे। अब डी क्या होता है? डी इज इक्वल टू इनवर्स ई मॉड टोशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि डी स्टार ई मॉड टोशन इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन का मतलब कि इनवर्स में कि अपन को कोई ऐसा नंबर निकालना है जैसे ई से मल्टीप्लाई करो और टोशन से मोड करो तो आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो ये क्या करता है? ये इनवर्स एक पूरा प्रोग्राम है, मतलब फंक्शन मान लो। तो वो बस इसको इजीली कैलकुलेट कर लेता है, तो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता। तो एग्जैक्टली ऐसा नंबर है, इससे टोशन मोड से टोशन करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसका दूसरा पार्ट होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन है हमारा प्लेन टेक्स्ट है। हेलो, कोई डाउट है किसी का? पब्लिक प्राइवेट की? अरे भाई, थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। तो इसमें एंक्रिप्शन है। अब एंक्रिप्शन को कैसे करते हैं कि साइफर टेक्स्ट जो है उसे कर लिया अपन ने पाओ एम टू द पावर ई मॉड एन। तो अब देखो, प्लेन टेक्स्ट में मेरा कुछ नाम वगैरह था, तो उस स्ट्रिंग का मैंने पाओ कैसे कर दिया, है ना? समझ रहे हो? जैसे कुछ स्ट्रिंग थी तो इस पर तो तुम पाओ लगा नहीं सकते, तो कैसी फालतू बात हो गई। तो अपन क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास फंक्शंस हैं कुछ डिफॉल्ट, अपन को हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता। और देखो कुछ वो आ गई इसके लिए क्या मैसेज। तो पावर इंटू पावर ई मॉडर्न से हमारा मिल जाएगा साइफर टेक्स्ट। ई जनरली एक नंबर होगा, या तो 3 होगा, 65537 मोस्ट कॉमन है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो करते करते सीख जाओगे। 65537 मोस्ट कॉमन वैल्यूज होती है। डिक्रिप्शन के लिए करते हैं कि जैसे डी, जैसे पिछली स्लाइड में बताया, डी को कैलकुलेट करना है अपन को। डी इज इक्वल टू इनवर्स ई कॉमर टोशन, है ना? और मॉड एन। अच्छा, तो ये सब तो पता लग गया। तो इसमें मतलब क्या फायदा है इस इंक्रिप्शन टेक्निक का? फायदा, इसकी जो पूरी सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है टोस्टेंट वाले फंक्शन पे। अगर तुमने एन के फैक्टर निकाल ली किसी भी तरीके से, एन क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, कुछ 1000-1200 डिजिट का नंबर है। समझ रहे हो? तो 1000-1200 डिजिट का जो नंबर है ना, उसको तुम फैक्टर अपने हाथ लूप सोच रहे हो ना, उसको लूप चला के तो नहीं कर सकते। कुछ नंबर होगा कुछ ऐसा, 500, कुछ इतना बड़ा नंबर होता है। समझ रहे हो? और वैसे इसके फैक्टर एक लूप लगा के तो नहीं कर सकते कि अंडर रूट एन में कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के कर लिया। तो भाई वो तो नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी सारे अ, अच्छे सॉफ्टवेयर मतलब साइट्स वगैरह होती हैं। जैसे ये अल्पेट्रॉन नाम की है, और फैक्टर डीबी नाम की एक साइट है। इसका उसमें बता रखा है मैंने अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर तुम कोई इतना भी बड़ा नंबर देखोगे, मैंने कितना बड़ा नंबर लिया था लास्ट टाइम, ये इतना बड़ा नंबर है, और इसका इसने इतने बड़े नंबर का कुछ अलग ही एल्गोरिथम करके इसका वो निकाल दी, फैक्टर्स। और इसका यूलर क्वोशिएंट ये रहा हमारे पास। तो ये ऐसे मतलब बस ये स्पीड, इसकी सिक्योरिटी है वो इसी नंबर पे डिपेंड करती है कि एन तुम्हारा फैक्टरेबल है या नहीं है। एन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो जब अगर इसका एक डेमो भी है। अच्छा, टोशेंट ऑफ फंक्शन में इसमें देखो कि अगर हमें कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उस फैक्टर को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे 8 का टोशन निकालना है तो उसका लिए फॉर्मूला क्या है? एन स्टार वन माइनस वन अपॉन पी स्टार वन माइनस वन अपॉन क्यू। अब एक फैक्टर को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो टोशेंट ऑफ 8 हो जाता है हमारा 4। टोशेंट ऑफ 10 हो जाता है हमारा वही 5 - 1 पी - 1 इंटू स्टार क्यू -1। टोशेंट ऑफ 12 का टू स्टार थ्री होता है। तो इसका भी जो भी मतलब कैलकुलेट करने है, एक मतलब फायदे की बात क्या है कि एक फैक्टर को एक ही बार लिखना है। अभी मैंने प्रोग्राम लिख रखा है समझने के लिए कि कैसा हम प्रोसीड करते हैं जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, तो अपन को कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ भाई, इसका क्वेश्चन क्या था? सर ये एफ एन एस याद करने पड़ेंगे क्या? एफ एन एस क्या होता है? पब्लिक फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस। हाँ मतलब, अरे ये मतलब काम को आसान करना है तो आपको याद करने पड़ेंगे। और कुछ नहीं है, वन लाइनर फंक्शन है भाई। मतलब
मैं तो सीख गया था, एक दो बार बस याद करने की जरूरत है ये। इसमें ही सब कुछ हो जाता है, बाइट्स टू लॉन्ग और लॉन्ग टू बाइट, तो कुछ ही नहीं है याद करने में। ये याद करना है बस। तो रेनबो टेबल फॉर नंबर्स, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चलो ठीक है। तो इस साइड से फैक्टर हो जाता है। अब ये मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ई इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू, मतलब ये साइफर टेक्स्ट है हमारा, ये एन दे रखा है। तो अपन को बस क्या करना है, एन को लेना है यहाँ से, इस वाली साइड पे जाना है। ये वाली साइड दूसरी वाली साइड से ज़्यादा एफिशिएंट है। फैक्टर करा, कुछ 1.5-2 सेकंड लगेंगे ऐसा करने में। यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करके देख लिए एक ही बार में। इसने देखो फैक्टर कर दिया है सब। और यहाँ से फैक्टर को उठाना है, कॉपी करना है इस प्रोग्राम में, पी और क्यू की जगह टोशेंट निकालना है। टोशेंट का वही फॉर्मूला P-1 स्टार Q-1, डी निकालना है। अच्छा, ये इन्वर्स वाला जो फंक्शन है वो इसी लाइब्रेरी में होता है, तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैसेज को कैलकुलेट कर लिया अपन ने, पावर सी की पावर डी मॉडर्न। अब मैसेज जो हमारा आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, डेसिमल की, वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है। तो उसे क्या करना है, लॉन्ग टू बाइट्स मैसेज। और ये मेरे लिए अपने नोट लिखा था मैंने। अब ये समझ में आया सबको? हाँ ना? नहीं आया तो बता देना। अच्छा चलो फिर। अच्छा, इसमें दिक्कतें की बात कर लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कि लोगों ने इसे कैसे एक्सप्लोइट करा, है ना? अब देखो, इसमें एक तो वो है ना कि अगर तुमने मॉडर्न कर दिया है यहाँ पर, जब तुमने मॉडर्न कर दिया तो तुम क्यूब रूट नहीं ले सकते। किसी ने सोचा होगा कि हाँ भाई, कि अगर एन बहुत बड़ा हो गया तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट रूट ले लो। भाई जो भी नंबर है, ईएथ रूट ले लो सी का, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई सही में कोई दिक्कत होती है। किसी ने सोचा, किसी बंदे ने, कि भाई मैं एन इतना बड़ा ले लूँ, कोई फैक्टर ही ना कर पाए। तो एन को उसने बहुत बड़ा ले लिया, और हमारा मैसेज क्या था, बहुत छोटा हो गया। तो ये पावर एम टू पावर मॉड ई, सॉरी, एम टू पावर ई कभी मॉड ही नहीं हुआ एन। तो उसका सीधे सीधे हमने ईएथ रूट ले लिया। अब ईएथ रूट लेने का तरीका क्या है, ये पाइथन 3 में चलता है, GMPY2। तो बस ऐसे इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल GMPY2, और GMPY2.iRoot C3। अब मान लो तुमने इंस्टॉल नहीं करा, तो डायरेक्ट को किसी भी नंबर को लेना, यहाँ पर उसके फैक्टर कर लेना, अल्फाट्रॉन नाम की साइट से। अगर ये क्यूब रूट होता होगा कहीं पर, तो डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट करना, इसके फैक्टर करना, यहाँ पर क्यूब क्यूब दिखा देगा, यहाँ पर फैक्टर दिखा देगा, तो हमें पता चल जाएगा जो भी सिंगल डिजिट की नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमारा ये मेरी स्क्रिप्ट है। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड। इसमें एक और वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो अच्छी खासी होती हैं, जैसे चाइनीज रिमाइंडर अटैक। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का है। तो जब तुम थोड़ा मतलब अच्छे से थोड़ा सेट हो जाओ उसमें, आरएसी की फील्ड में, तो तुम पढ़ने को मिल जाएगा ये वीनस लिटिल डी अटैक। इसमें क्या होता है, ई बहुत बड़ा होता है। माँ तो माँ मतलब बड़ा, जैसे ई की नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 65537 होती है। अब ई नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो अपन को कुछ नहीं करना, ये बहुत ही फर्जी टाइप का अटैक है। ये पाइथन 3 में ओवीन इंस्टॉल करना है, और डी इज इक्वल टू ओवीनर डॉट अटैक ई कॉमा है। अब डी मिल गया तो फिर क्या भाई, पाओ, पाओ, और फिर हो जाएगा अपन का सी कॉमा डी कॉमा एन। खत्म। ये मिल गया अपन को आंसर। ये होता है हमारा, खत्म। तो थैंक यू गाइस, ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अच्छा, प्राइमरी टेस्ट फंक्शन, ये सर बाइट्स आर इनप्रिंटेड एज कैरेक्टर्स। हाँ, वो लॉन्ग टू बाइट्स नाम का जो फंक्शन है, उससे कैरेक्टर में प्रिंट हो जाते हैं, है ना? अच्छा, तो एक और चीज़ खास बताऊं कि तुम्हें मालूम है ना, इमेज के 3 चैनल होते हैं, RGB, सबको मालूम है? हाँ, RGB है, अल्फा चैनल भी होता है। तो मैं उसके लिए बता रहा था कि ये जो अल्फा चैनल होता है ना, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। तो तुम जैसे इस टर्मिनल में देख रहे हो ना, इसका आर पार दिख रहा है इस टर्मिनल का। हाँ, कर दी भाई मैंने शेयर। तो इस टर्मिनल के आर पार दिख रहा है, तो वो अल्फा वैल्यू है भाई इसकी, कि अल्फा वैल्यू को एक बीच में है, इसलिए इसके आर पार दिख रहा है। ये वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग। तो लिनरी अल्फा वैल्यू में ही हाइड कर देते हैं काफी सारा डेटा। तो फोरेंसिक्स में अभी तुम्हें आदर्श बताएगा। और भाई की पाइथन जरूर सीखनी है, पाइथन से तुम बहुत ही खतरनाक काम कर सकते हो। और देखो, बस मैं तुम्हें उसमें करके दिखा रहा हूँ कि टर्मिनल कितना सही है। अब मैंने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ, तो सर्च करके देखता हूँ। तो इसने सी ड्राइव में ही, कुछ 1 सेकंड के अंदर सर्च कर दिया।
तो यही काम तुम विंडोज में करके देखोगे ना, वो घूमते ही रहेगा सी ड्राइव में, तो वो कभी काम नहीं करेगा। और ये इतना तेज है कि बस एक छोटी सी कमांड है और वो आंसर आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम मैंने पाइथन में बनाया था, तुम्हें करना हो तो बता देना। तो पाइथन में नहीं, सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो तुम कर सकते हो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, मतलब ऑटोमेशन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। कुछ तुम्हें जीयूआई बनाना है, वेब स्क्रैपिंग करनी है, या कोई भी ऑटोमेट करना है कोई सा भी टास्क, वो सब तुम इससे कर सकते हो। 82048 वाला गेम अगर तुमने कुछ खेला होगा कभी, तो ये देखना, मजा आएगा अभी इसमें। है ना, अभी नहीं भाई, 4 लाइन का कोड है, मतलब 4 20 लाइन का कोड है ये। और ये भी थोड़ा लैग हो रहा है सिस्टम, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, वरना ये बहुत ही एफिशिएंट चीज है। देख रहे हो, इसमें कुछ नहीं करा, बस मैंने ऑटोमेट करके ऊपर नीचे वाली की प्रेस करवाई है। और ये प्रोजेक्ट पिछले साल हमें सीनियर्स ने दिया था। ये सब काम तुम पाइथन से कर सकते हो, सी प्लस प्लस में करने बैठोगे जिंदगी उजल जाएगी, कर नहीं पाओगे। तो अच्छा गाइस, अच्छा इस लाइन का कोड और इसमें से एक इंडेंटेशन, तो करीब 20 लाइन का कोड है ये। अच्छा, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है ना भाई? तो इसमें मत कहना कि नहीं भाई, न्यूरल नेट नहीं है। न्यूरल नेट के लिए बहुत सारा मतलब ट्रेन करना पड़ता है, उसका लिखना पड़ता है, और न्यूरल नेट से होता नहीं है, ऐसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग से मतलब उसको एक्चुअली बहुत अनडिफाइंड, चलो इसे छोड़ते हैं, वो दूसरे लोग बता देंगे। अब आदर्श का टर्न है, इसमें फॉरेंसिक्स में ही तुम्हें रहना है। तो ओवर टू यू आदर्श। मुझे किसी को कोई डाउट था हेलो। मतलब? कि मैं शुरू करूं क्या? हाँ आदर्श, कर दे। कि हेलो। मैं आज फोरेंसिक्स के बारे में बताऊंगा। पहले देखते हैं फोरेंसिक्स क्या है। रियल वर्ल्ड सिनारियो में लॉ के लिए कंप्यूटर से एविडेंस गैदर करने को फोरेंसिक्स कहते हैं। और सीटीएफ में जनरली फाइल फॉर्मेट एनालिसिस, स्टेगैनोग्राफी वगैरह करते हैं फोरेंसिक से। फाइल फॉर्मेट एनालिसिस जैसे तुम्हें करप्टेड पीएनजी फाइल दे दिया जाएगा या कुछ एक्सोटिक टाइप का फाइल फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको एनालाइज करके उसके ओपन करोगे और उससे फ्लैग निकालोगे, वो फाइल फॉर्मेट एनालिसिस होगा। स्टेगैनोग्राफी में फाइल के अंदर जो कुछ मैसेजेस हिडन होंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे सबमिट करोगे, वो स्टेगैनोग्राफी होगा। मेमोरी डंप एनालिसिस जैसे तुम्हारे फ्लैश ड्राइव का एक इमेज निकालेगा या तुम्हारे रैम का एक इमेज निकालेगा, उसके एनालाइज करोगे, तो एनालाइज करो के उससे फ्लैग निकालोगे, वो मेमोरी डंप एनालिसिस होता है। और नेटवर्क पैकेट कैप्चर एनालिसिस, जो नेटवर्क में जो पैकेट भेजते हैं, तो आदर्श उसे आदर्श, स्क्रीन विजिबल हाँ। नहीं है, स्क्रीन स्क्रीन। ओ, अम, अभी दिख रहा है क्या?
अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा है, प्रोसीड प्रोसीड। ओके, तो कहाँ पता, मेमोरी डंप एनालिसिस में तुम फ्लैश ड्राइव का इमेज एनालाइज करोगे या रैम का इमेज कैप्चर करके उसके एनालाइज करोगे। नेटवर्क पैकेट एनालिसिस में तुम नेटवर्क में जो पैकेट्स है उसे कैप्चर करके उसको एनालाइज करके उसमें से डेटा निकालोगे। तो पहले शुरू करते हैं स्टेगैनोग्राफी से। स्टेगैनोग्राफी में एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल या एक फाइल के अंदर एक मैसेज छिपाओगे। तो स्टेगैनोग्राफी 3 टाइप्स के होते हैं: फाइल्स इन इमेजेस, हिडन टेक्स्ट इन इमेजेस, ऑडियो स्टैग। और फाइल्स इन इमेजेस का जनरली एक टूल यूज करते हैं, स्टैग हाइड। तो अभी इसके यूज करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर एक इमेज है हमारा, तो इस इमेज के अंदर एक हिडन टेक्स्ट है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, स्टैग हाइड। तो लिनक्स में जनरली स्टैग हाइड टाइप कर दोगे तो उसे कैसे यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एक्सट्रैक्ट डेटा। तो स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट, तो जैसे देख सकते हो कि एक्सट्रैक्टेड डेटा को इस टेक्स्ट फाइल में लिखा, एक मैसेज जो छुपा है वो एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट फाइल में ये प्रोग्राम लिख देता है। तो इस टेक्स्ट फाइल को खोलोगे तो ये निकल आएगा एक मैसेज। तो वो फाइल्स इन इमेजेस होगा। हिडन टेक्स्ट इन इमेजेस, हिडन टेक्स्ट इन इमेजेस मेनली बिगिनर्स के लिए जो यूज करते हैं वो एलएसबी स्टेगैनोग्राफी होता है। एलएसबी क्या होता है? वो जो इमेज है वो हर एक पिक्सल में RGB वैल्यूज होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। तो RGB वैल्यू में उन सारे पिक्सेल्स में एक उनके लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट्स में, उनके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ जो लास्ट बिट होता है उसे उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो उसमें चेंज करने से एक मैसेज तुम छुपा सकते हो। तो इन लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट्स को रीड करके जो मैसेज निकल आएगा वो फ्लैग की तरह सबमिट कर सकते हो। तो उसे एलएसबी स्टेगैनोग्राफी कह सकते हैं। तो ये हिडन टेक्स्ट इन इमेजेस होगा। और ऑडियो स्टैग के लिए जनरली एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑडासिटी। तो ऑडासिटी अभी मेरे पास लिनक्स में नहीं है। तो जनरली एक और के लिए वेबसाइट जैसा होगा, जैसे हमारे पहले एक फाइल हो, मेरे पास एक फाइल है
distorted .wav. हाँ, यहीं पर है। तो अगर ये तुम सुन सकते हो, सुनाई दे रहा है क्या ये? नहीं, हाँ, अभी तक तो सुन ही अच्छा नहीं था। ठीक है। तो शायद इस स्क्रीन शेयर में सुनाई नहीं देगा। अ, तो अगर ये सुनोगे तो तुम्हें शायद कुछ आइडिया आएगा कि ये मॉर्स कोड का है। तो मॉर्स कोड के लिए एक वेबसाइट गूगल करोगे तो एक वेबसाइट निकल आएगा कि ये वाला। तो उसमें से डिकोड करोगे तो ये इमेज होगा। उसमें वहाँ जाके ऑडियो फाइल को अपलोड किए। तो यहाँ पर ये फ्लैग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हिडन मैसेजेस को ऑडियो में छुपा सकते हो। तो वो होगा तुम्हारा ऑडियो स्टेगनोग्राफी। तो अगले फोरेंसिक्स में फाइल फॉर्मेट एनालिसिस होता है। तो फाइल फॉर्मेट एनालिसिस में कॉमन टाइप्स होता है करप्टेड फाइल्स। जैसे एक पीएनजी फाइल दिया होगा और उसके हेडर फाइल के बाइट्स को चेंज किया जाएगा। तो उसके हेडर का बाइट्स चेंज किया जाएगा। तो पीएनजी फाइल का एक फिक्स्ड हेडर होता है जो स्टार्टिंग में रीड करके सिस्टम को पता चलता है कि ये पीएनजी है। तो वो ये मैजिक नंबर होता है, ये 7 बाइट्स। हाँ, ये 7 बाइट्स हर पीएनजी फाइल के बिगिनिंग में होता है। तो समटाइम्स ये हेडर को चेंज करते हैं तो वो पीएनजी फाइल कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज होगा नहीं होगा और ये करप्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक हेक्स एडिटर को ओपन करते हैं और इसमें इंपोर्ट करते हैं हमारे इमेज को। जैसे ये इमेज है, तो यहाँ देख सकते हो कि ये मैजिक बाइट्स है। तो ये मैजिक बाइट्स को मॉडिफाई कर दोगे तो ये पीएनजी फाइल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा सिस्टम और ये नहीं खुलेगा। तो इसमें हेक्स एडिटर में यहाँ जो मैजिक बाइट्स है उसके अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा। तो ये इमेज करप्टेड फाइल से दूसरा टाइप है एक्सोटिक फाइल्स, जो एक अननोन फाइल फॉर्मेट दिया जाएगा तो उसे गूगल करके उसे कैसे ओपन करना है उसे पता करना पड़ेगा। जैसे एक चैलेंज था HACTF में, वो डेवलपर इनपुट। तो उसे ओपन किए थे तो वहाँ पे सिर्फ डेवलपर का इनपुट स्ट्रीम दिखा था और
डेवलपर का इनपुट स्ट्रीम ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे नहीं। तो उसे डीको एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम लिख के उसे डिकोड करना पड़ा था। तो एक्सोटिक फाइल फॉर्मेट्स ऐसे होता है। समटाइम्स कुछ गूगल करने से एक ही सॉफ्टवेयर से खुलने वाला एक फाइल मिल जाएगा। नहीं आ रहा है समझ। अच्छा, क्या डाउट है? हेलो। अच्छा, तो एक्स अच्छा, मैजिक बाइट्स वाला। तो हर फाइल में एक फाइल हेडर होता है। तो जैसे विकिपीडिया में सर्च करोगे तो एक फाइल हेडर का लिस्ट होगा कहीं पे। यहाँ पे। तो ये सब मैजिक बाइट्स फाइल के स्टार्टिंग में होगा। तो जैसे तुम फाइल को एक हेक्स एडिटर में ओपन करोगे तो उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हेक्स एडिटर पे खुलेगा। और उसके हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट जो 7 बाइट्स हैं तो वो हमेशा ये 8950 4E 470D0 है होगा। तो इन्हीं 7 बाइट से पता चलता है कि ये एक पीएनजी फाइल है। तो अगर ये 7 बाइट्स में कुछ मॉडिफाई कर दोगे तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा ये एक पीएनजी फाइल है। तो कई चैलेंज में तुझे इस बाइट्स को फिक्स करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने पर एक फ्लैग मिल जाएगा बस। तो वो मैजिक बाइट्स होगा। तो एक्सोटिक फाइल्स में जैसे मैंने बताया था कि एक अजीब सा फाइल फॉर्मेट दे देंगे तो थोड़ा गूगल करने से तुझे मिल जाएगा। तीसरा है पॉलीगॉट्स। पॉलीगॉट्स ऐसा होता है कि वो दो कमांड से इंटरप्रेट कर सकते हैं। से यहाँ पर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम होगा। हाँ, तो ये एक सी प्रोग्राम भी है और एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी है। तो अगर हम इसे कंपाइल किए तो एक स्क्रिप्ट है हमारे पास जो इस सी प्रोग्राम के तौर पर रन करेगा और सी प्लस प्लस प्रोग्राम के तौर पर भी रन करेगा। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट को रन करें तो तो हम इसे सी प्रोग्राम मान के इसे रन किए तो ये प्रिंट करता है द केक इज नॉट अ लाई।
द केक इज नॉट अ लाई यहाँ पे प्रिंट करता है। तो अगर हम से C++ प्रोग्राम मान के रन करें तो प्रिंट करता है द केक इज अ लाई। तो जैसे देख सकते हो कि एक ही प्रोग्राम को दो लैंग्वेजेस में दो दो डिफरेंट कंपाइलर्स दो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो यही पॉलीगॉट फाइल्स होता है। तो अभी तक कोई डाउट है? पीएनजी फाइल तुम हेडर से देख सकते हो कि ये 7 मैजिक फाइल्स हर पीएनजी फाइल के हेडर में होगा। वरना यूजुअली हम एक्सटेंशन से देखते हैं कि ये png फाइल है कि सिस्टम ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये png फाइल है कि नहीं। ये 7 बाइट्स उसके हेडर से बस। एक्सोटिक फाइल्स ये एक तरीका से का नहीं होता, बस एक फॉरगॉटन जैसा फाइल फॉर्मेट दिया जाएगा। एक्सोटिक फाइल्स में एक फॉरगॉटन फाइल फॉर्मेट दिया जाएगा, जैसे एक .bnk फाइल है। .bnk फाइल किसी को पता नहीं है और उसे थोड़ा गूगल करके एक ही सॉफ्टवेयर है जो इसे खोल सकता है। तो ऐसे जैसे ये .bnk फाइल है उसकी तरह बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स है जो कॉमन यूज में नहीं है, तो वो एक्सोटिक कहते हैं। First, please solve a CTF as an example for us. तो ऐसा एक्सोटिक फाइल फॉर्मेट्स मेरे पास शायद अरे नहीं पड़ा है। शायद एक राइटअप होगा। अभी मेरे पास नहीं है तो एक्सोटिक फाइल फॉर्मेट का वो बस रैंसमवेयर से जो फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाती है। तो एक्सोटिक फाइल फॉर्मेट मेरे पास नहीं है तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द मैजिक नंबर इज मॉडिफाइड हाउ विल वी नो इट्स अ पीएनजी। अब मैजिक नंबर मॉडिफाइड हो जाता है तो तुम्हारा फाइल करप्ट हो जाएगा, तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये पीएनजी है। तो वही है सर, रैंसमवेयर से जो फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाती है। समझा नहीं इसका? एलैबोरेट कर सकते हो? तो उन्हें डिक्रिप्ट कर सकते हैं क्या? वो शायद वो यूजुअली क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं जिससे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ऑडियो में सिर्फ मॉर्स कोड होता है? नहीं, सिर्फ मॉर्स कोड नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके ऑडियो के वेव फॉर्म में छिपाया जा सकता है और
और भी तरीके हैं जो बिगिनर्स के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जनरली वो तुम ऑडासिटी से तुम ऑडियो फोरेंसिक्स वाला सॉल्व ऑडियो स्टेगनोग्राफी वाला चैलेंजेस सॉल्व कर दोगे। कि एसएसटीवी पिको सीटीएफ में एक चैलेंज आया था जो मून मून को जिस तरह कम्युनिकेट किए थे उस वेव फॉर्म को एक साउंड फाइल की तरह दिया गया था। वो शायद अभी है। तो ये मैसेज एक ऑडियो फाइल की तरह दिया था। तो एक ऑडियो फाइल माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ कुछ बीप्स वगैरह सुनाई देगा। तो ये चैलेंज में हिंट दिया था कि ये एक मून जाते वक्त इसे यूज किया गया था। जैसे डिकोड दिस मैसेज फ्रॉम द मून लिखा है। तो मून लैंडिंग के वक्त ये ऑडियो फाइल स्लो स्कैन टेलीविजन से यूज किया था। तो उसे डिकोड करने के लिए एक लिनक्स में एक प्रोग्राम है SSTV शायद, हाँ QSSTV। हम्म, तो जब उस ऑडियो फाइल को प्ले करोगे तो ये फाइल निकल आएगा उस ऑडियो फाइल से। तो यहाँ पे एक फ्लैग है, तो उस फ्लैग को निकालना पड़ेगा। तो इससे प्ले करना पड़ा था। हम्म, तो वो हमारा फाइल फॉर्मेट एनालिसिस और स्टेगनोग्राफी था। उसके बाद आता है मेमोरी एनालिसिस एंड पैकेट कैप्चर। तो उसका कॉमन टाइप्स होता है पहले डिस्क इमेज एनालिसिस। डिस्क इमेज एनालिसिस तुम्हें एक फ्लैश ड्राइव या एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक इमेज कैप्चर .e01 फाइल के थ्रू दिया जाएगा। जैसे .cnc.e01 image.e01। तो उसके लिए एक टूल है MMLS।
तो MMLS से तुम आ, तुम इसे खोलोगे तो आ, सॉफ्टवेयर नहीं है तो MMLS से इसे खोलोगे तो ये उसका पार्टीशंस दिखेगा। तो उसके पार्टीशन से निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद एक और टूल का यूज करोगे FLS। तो FLS से तुम उस उस पार्टीशन में जो फाइल्स है उसको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ इस इमेज फॉर्मेट में एक फाइल है मिस्टर रोबोट एट सोसाइटी डॉट JPG और ये सब। तो ये एक राइटर पे इमेज स्टोरेज इमेज का एनालाइज करने के लिए इसे पढ़ लेना। ये सिर्फ आसान सा कमांड्स है जो यूज कर सकते हो। तो इसे कार्व करके इस इमेज निकाले तो ये इमेज निकल आएगा बस। तो इस इमेज से इस इमेज को फर्दर एनालाइज कर सकते हो। तो दूसरा होगा मेमोरी कैप्चर एनालिसिस। जैसे हम सेकेंडरी स्टोरेज जैसे फ्लैश ड्राइव को हम इमेज कैप्चर करते हैं तो उसी तरह हम मेमोरी को भी कैप कंप्यूटर रैम का एक इमेज निकाल सकते हैं और उसे डंप कर सकते हैं। तो उसका एक इमेज यहाँ पर है मेरे पास। तो उसके एनालाइज करने के लिए एक टूल है वॉलेटिलिटी। तो तुम इस कमांड से उसका इमेज का इन्फो निकालोगे। हाँ, तो ये इमेज इन्फोस कमांड से पता चलता है कि ये एक विंडोज 7 का प्रोफाइल है। तो इस इंफॉर्मेशन की यूज करके इसका फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इमेज फाइल एक चैलेंज का हिस्सा है यहाँ पे। तो चैलेंज डिस्क्रिप्शन है माय फ्रेंड जॉन इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अ ह्यूमैनिटेरियन ही हेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ थानोस फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर he sucks at programming he used too many variables while writing any program
One day, John gave me a memory dump and asked me to find out what it is when he was doing while he took the. Can you figure it out for me? तो इस मेमोरी डंप को एनालाइज करने के लिए एक दो हिंट मिलता है थानोस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह। तो इस से हम प्रोसीड करना पड़ेगा, हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है, तो से फर्दर एनालाइज करने के लिए हम उसके जो प्रोसेसेस रन कर रहे थे उसका निकालेंगे। सो पीएस लिस्ट से हम सारे प्रोसेसेस को लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो प्रोसेसेस उस वक्त चल रहे थे उसका लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक cmd.exe दिख रहा है और एक dumpit.exe दिख रहा है। तो dumpit.exe जो यूज करते हैं वो मेमोरी का डंप निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो और cmd.exe में जो कमांड चलाए गए थे तो उससे शायद एक हिंट मिल सकता है, तो उससे हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अभी तक कोई डाउट है? तो अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। तो cmd.exe में जो कमांड्स लिखे गए थे उन कमांड्स को निकालने के लिए एक और कमांड होता है, cmd info है शायद। नो, cmd लाइन है। सो एक कमांड है cmd scan, तो उसको यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ दिख रहा है एक पाइथन प्रोग्राम चलाया गया था, तो शायद ये पाइथन प्रोग्राम एक आउटपुट दे
एक आउटपुट स्ट्रीम में दिया है। तो उस आउटपुट को देखने के लिए एक और प्लगइन है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कंसोल्स। तो अगर हम कंसोल का कमांड हिस्ट्री निकालेंगे तो शायद कुछ मिलेगा, तो उसे ट्राई करके देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक पाइथन प्रोग्राम ने ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग का आउटपुट किया था। तो इस हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग को हम डिकोड करके देखेंगे। क्या एक डाउट है? The disk image can contain anything. Won't it be tedious to find the required stuff? How are we supposed to analyze a file system to find out the flag? वो जब इमेज देंगे तो वो क्वेश्चन के साथ एक हिंट देंगे। वो जैसे इस क्वेश्चन में वो दिए हैं थानोस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एक्सेट्रा। तो उसके अकॉर्डिंग हिंट लेके हमें प्रोसीड करना पड़ेगा एनालिसिस के वक्त। थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा क्यों, लेकिन वो हिंट के बेसिस पे प्रोसीड करेंगे तो वो यूजुअली हो जाएगा। तो उसे डिकोड करने के लिए यहाँ पर मैकबेथ का यूज़ करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गिबरिश है, तो शायद वो दूसरा हिंट लेके करना पड़ेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स वाला। तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स निकालने के लिए यहाँ पर एक कमांड दिया होगा nvars। तो उसे चला के देखेंगे। तो ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं। तो वहाँ पे एक हिंट एक और दिया था कि he hated the ideology of Thanos। तो जैसे हम स्क्रॉल करके देखेंगे एक वेरिएबल स्टिक आउट होगा यहाँ पे Thanos, और यहाँ पे दूसरा दे रहा है जॉर एंड पासवर्ड। तो इससे हमें हिंट मिलता है कि इस हेक्साडेसिमल को जॉर किया गया है, और इसको ब्रूट फोर्स करने के बाद शायद एक और हिंट मिलेगा या फ्लैग मिल जाएगा। तो जॉर ब्रूट फोर्स लगा के देखें तो की लेंथ 1 से नहीं है। तो इस तरह ट्रायल एंड एरर से इससे एक हिंट मिल जाएगा। तो दूसरा हिंट हमें दिया है जॉर एंड पासवर्ड। तो विंडोज के पासवर्ड हैश के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसे निकालने के लिए भी एक वॉलेटिलिटी के पास एक प्लगइन है।
हैश डंप। हाँ, ये प्लगइन है तो उसे यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ सभी अकाउंट्स का पासवर्ड के हैशेस डंप हुए हैं, तो उसे एक हैश क्रैकर में जाके डालेंगे तो एक शायद कुछ निकल आएगा। हाँ, हाँ, तो ये ग्रीन दिखा रहा है, तो एक एग्जैक्ट मैच है, लेकिन रिजल्ट पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। तो जैसे देख सकते हैं कि ऐसे हैश को क्रैक करके एक फ्लैग मिलेगा। तो ये था तुम्हारा मेमोरी फॉर्मेट एनालिसिस। हाँ, तो so is this a beginner level CTF channel? Now we need to know about the type of hash too. ये मेमोरी एनालिसिस का लेवल 0 चैलेंज है तुम्हारे मेम लैब्स में। तो मेम लैब्स एक सेट ऑफ मेमोरी एनालिसिस चैलेंजेस होता है, अभी उसका लिंक देता हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये लेवल 0 का चैलेंज है और इसे ये लेवल 0 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए रखे हैं इन्होंने, जिससे तुम आसानी से पकड़ पाओगे कि ये क्या करना है। एक इंट्रोडक्टरी चैलेंज जैसा है। तो जैसे देख सकते हो कि हैश क्रैक किए हैं और ज़ोर ज़ोर को ब्रूट फोर्स किए हैं। तो इससे भी एडवांस चैलेंजेस होंगे। तो मेमोरी एनालिसिस बिगिनर वाले सीटीएफ में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा एडवांस्ड है ये। बिगिनर वाले सीटीएफ में मोस्टली स्टेगैनोग्राफी वगैरह हो, स्टेगैनोग्राफी एलएसबी वगैरह ही होगा और फाइल फॉर्मेट एनालिसिस जैसे आसान सी चीज़ें ही दिए जाए होंगे, तो उससे काम बन जाता है यूजुअली। So what are the real world problems to this field application? तो मेमोरी एनालिसिस इसमें सबसे ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तुम्हारा मेमोरी मेमोरी एनालिसिस का ही होगा, जो रॉ रैम डंप लेके उसको एनालाइज करते हो। ये तुम्हारा सपोज तुम एक कंपनी के साइबर डिफेंस में काम कर रहे हो, तो एक इंसिडेंट के बाद उस इंसिडेंट रिस्पॉन्स में तुम वो एक कंप्यूटर का रैम डंप कैप्चर लोगे और उसके बाद जो एविडेंस वगैरह हैकर ने छोड़ दिया है, तो उसे मेमोरी एनालिसिस के थ्रू तुम निकाल सकते हो। तो ये
मेमोरी एनालिसिस ही सबसे ज़्यादा लगता है। वो स्टेगैनोग्राफी वगैरह वो उनका नीश केस यूसेस है, उनका उतना ज़्यादा रियल वर्ल्ड यूसेस नहीं है। और दूसरा जिसका ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, वो है हमारा पैकेट कैप्चर एनालिसिस। तो पैकेट कैप्चर एनालिसिस एक डॉट पीकैप फाइल दिया जाएगा या डॉट पीकैप फाइल को तुम्हें कैप्चर करना पड़ेगा। तो अगर इसे ओपन करोगे, एक वायरशार्क एक स्टैंडर्ड टूल है जिससे तुम पैकेट को एनालाइज कर सकते हो। तो यूजुअली तुम इस टूल में फॉलो टीसीपी स्ट्रीम करोगे तो आंसर निकल आएगा। एक बहुत आसान सा बिगिनर चैलेंज था। समटाइम्स तुम्हें पैकेट्स में इमेज एनकोडेड मिलेगा और इमेज को डिकोड करना पड़ेगा। तो पैकेट कैप्चर में सिर्फ वायरशार्क ही यूज होता है। हाँ, बिल्कुल। वायरशार्क ही मोस्टली यूज होता है। तो बस यही था। तो एक दो टूल्स एंड रिसोर्सेस मेमोरी कैप्चर एनालिसिस के लिए, ये वॉलेटिलिटी का कमांड रेफरेंस है। रैम डंप को यूजुअली वॉलेटिलिटी से एनालाइज करोगे। और पैकेट कैप्चर एनालिसिस के लिए आदर्श, वायरशार्क का वेबसाइट है यहाँ पे। पीपीटी शेयर कर देना, ये अपने आप कॉपी कर लेंगे लिंक्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसी और को तो कोई बस डाउट है, इतना ही मतलब था। कुछ पूछना है कि सर ये हैकिंग नहीं है, ऐसा कुछ? थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि हैकिंग तो हमने सुना था बड़ा मजेदार चीज होती है। कुछ लग रहा है किसी को ऐसा? अरे भाई हाथ रेस कर दो अगर नहीं बोलना तो, कुछ तो करो। अच्छा, तेरे को मजा आया भाई? ये अच्छा। तुम लिंक में जाके देखोगे कि एक तरह का चेकलिस्ट होगा जो अप्लाई करते जाओगे, और तुम चेकलिस्ट से और वेरियस टूल्स यूज करके इसे एनालाइज करके निकाल पाओगे। अच्छा, किसी को वो तो थोड़ा सीखना है क्या? गेसी टाइप का होता है ये। सर, मोबाइल का। वीएम में लिनक्स कर रहा हूँ। वॉलेटिली इंस्टॉल करने पर स्लो तो नहीं हो जाएगा? वॉलेटिलिटी मैंने क्या किया था, मैंने उस रिपॉजिटरी को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ उस पाइथन प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ हमेशा, तो मेरे ख्याल से उतना स्लो नहीं होगा। अच्छा, किसी को पासवर्ड रीसेट करना सीखना है क्या फोन का? जैसे कभी पासवर्ड भूल जाओ तो, मतलब उसे डिलीट करना, उसे हटाना, या आता है सबको? अच्छा, सीखना है। तो इसके लिए अपने बस तुम्हें ये एडीबी नाम का चीज है, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना? हाँ, तो यही है, इसे तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो, एक सेकंड कमांड देख लो इसकी क्या होती है। तो क्या, तुम्हें लिंक ही शेयर करता हूँ इसकी। हम्म, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूं क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग एंड कर दी फिर।